So in the last lecture we saw what is frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? एफ मैक्स, फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। और एफ मैक्स आपको कब पढ़ाई करना है? जब बॉडी रुका हुआ है। रुके हुए बॉडी को जब पहली बार चलाने की कोशिश की जाएगी उस वक्त आपका अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए? एफ मैक्स से थोड़ा सा बड़ा। अगर आपका अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो बॉडी हिल जाएगी। जैसे ही बॉडी हिल गई तुरंत आपका फोर्स कम होके फ्रिक्शनल फोर्स कम होके काइनेटिक बन जाएगा और उसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। दिस इज व्हाट वी सॉ एंड देन वी सॉ अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। करेक्ट? फाइन। नाउ आज भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ही पढ़ेंगे, फ्रिक्शन को इंक्लूड करके कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वेयर यू हैव अ बॉडी mass 5 kg, friction is given as 0.2, comma 0.1. Coefficient of friction is given as 0.2, comma 0.1. मैं इसको यहाँ से पुल कर रहा हूँ and my applied force is say 20 Newton. ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपका इन सभी क्वेश्चंस के लिए। पहला, विल द बॉडी मूव? इफ यस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एंड इफ नो, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? हम जो भी क्वेश्चन करेंगे पहले 3-4 उन सब में यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, 5 kg बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, 0.1 एंड अप्लाइड फोर्स कितना है आपका? 20 न्यूटन। सेकेंड एग्जाम्पल काफ़ी सिमिलर एंड दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये है आपकी सरफेस और वही 5 किलो का बॉडी अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और फ्रिक्शन अभी भी उतना ही है, कोएफिशिएंट 0.2, 0.1 और अब मैंने अप्लाइड फोर्स वैल्यू सेम रखी है 20 न्यूटन। एवरीथिंग एल्स इज सेम, सिर्फ फ़र्क कितना है? पहले ये वाला 5 किलो का बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था। नाउ द नेक्स्ट 5 kg ऑफ बॉडी इज केप्ट एट एन एंगल से 37 डिग्री। एंड थर्ड एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर नाउ, वापस वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 5 kg body, this time my force has gone at an angle of like value is 20 Newton और ये वाला एंगल दे देता हूँ मैं 37 डिग्री और ये सेम है, म्यू इक्वल टू 0.2, 0.1। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ कॉमन है कि हर जगह पे 5 किलो की बॉडी है और हर जगह पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? 20 न्यूटन का। पहले वाले में बॉडी भी फ्लैट, फोर्स भी फ्लैट। दूसरे वाले में फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस बट बॉडी इज इंक्लाइंड 37 डिग्री पे। और तीसरे वाले में क्या है? बॉडी फ्लैट सरफेस पर है बट जो खींचने वाला फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, उसको मैंने एंगल पे डाल दिया। आर यू गेटिंग इट? 3 अलग अलग क्वेश्चन आपको 3 अलग अलग चीज़ें सिखाएंगे। और व्हाट इज़ आवर फंडामेंटल प्रोसेस, व्हाट इज़ आवर फंडामेंटल क्वेश्चन? पहले हम तीनों में ये पता करेंगे क्या ये बॉडी हिलने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हाँ तो एक्सेलरेशन निकालो और अगर ना तो आपको क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स। डू यू गेट इट? जब आप ये क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करके बुक में लिख रहे होंगे तो मेक द डायग्राम ट्वाइस। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, मुझे सॉल्व भी करना। आर यू गेटिंग इट? बट आप ये जो क्वेश्चन वाला डायग्राम है उसी के अंदर कुछ मत बनाना। गेट इट? फाइन, वी विल स्टार्ट नाउ। सो 5 kg बॉडी, व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स? 50 न्यूटन। ये आपका वेट हो गया और ऊपर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। आप उसको खींच रहे हो कितनी ताकत से? 20 न्यूटन की ताकत से। किस तरफ खींच रहे हो आप? टू द राइट, मतलब फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा?
लेफ्ट की तरफ। फ्रिक्शन हमेशा आपके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इफ़ द बॉडी वांट्स टू गो टू द राइट, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग लेफ्ट, और इसको मैं लिखता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो हाँ या ना? ओके, इफ दिस इज 20 न्यूटन, इफ टू द लेफ्ट ऑफ यू इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू स्टैटिक टाइम्स n. व्हाट इज म्यू स्टैटिक? 2/10. एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? 50. ये 0 से 0 कटेगा। 10 न्यूटन का बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, क्या बोलोगे आप? सिंस अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन F max, therefore the body will move. बोलो हाँ या ना? ओके, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा, उन्होंने क्या पूछा था? विल द बॉडी मूव? पहले का आंसर कर दिया हाँ, बॉडी चलेगा। इफ़ येस, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ये आपका बॉडी 5 किलो का, इसको आगे खींचा जा रहा है 20 न्यूटन की ताकत से। बोलो हाँ या ना? और मुझे पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? फ्रिक्शन की वैल्यू तो 10 निकली है ना, और अभी तो लिखा कि आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो बॉडी मूव करेगा। अब अगर बॉडी मूव करने वाला है तो हमें पता है कि एक बार बॉडी अपनी जगह से हिला तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है? काइनेटिक, जिसका फॉर्मूला क्या है? म्यू के इंटू एन, और म्यू के इज़ व्हाट? थोड़ा ओरली करेंगे क्या? नॉर्मल कितना है? 50 इंटू 0.1 मतलब कितना? 5 न्यूटन इज़ योर काइनेटिक फ्रिक्शन। डू यू गेट इट? आप बॉडी को आगे की ओर 20 से खींच रहे हो, पीछे फ्रिक्शन है 15। बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट करेगा? बॉडी का एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टू द राइट साइड। फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना? 20 माइनस 5 इज 5 इंटू एक्सेलरेशन। 20 5 15 5 3, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1? पक्का? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नॉवेल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन हमने कल किए हुए हैं, बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर आ गया? इसमें फ़र्क ये आ गया कि अब वहाँ पे जो बॉडी है आपका वो कैसा है? एट एन एंगल। डू यू गेट इट? ओके, क्या होता है यहाँ पे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 kg के बॉडी का एक्चुअल वेट कितना है? 50। वेयर इज इट? वर्टिकली डाउनवर्ड। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ, ठीक है? दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट लाइक एक अच्छे से रिदम में जाते हैं। ये आपको पूरा समझ में आया? अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है, ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा डिफिकल्ट, तो पहले ये कर लेते हैं। द बॉडी इज़ हाउ मच? टेल मी। 5 kg। आपने कितने से पुल किया? 20 न्यूटन से। 5 kg की बॉडी, डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन n। बोलो हाँ या ना? अच्छा, आपका अप्लाइड फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, बट दैट इज एट एन एंगल। तो क्या हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? ये वाला हिस्सा क्या बनेगा? 20, जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस ना, कॉस 37 होता है 4/5, तो ये 5 4 16। आर यू गेटिंग इट? और ऊपर की ओर क्या आ जाएगा? ये 20, तो ये हो जाएगा 20 साइन 37। साइन 37 होता है 3/5, 5 4 3, ये हो गया कितना हो गया? 12 न्यूटन। ये हो गया 16 न्यूटन। और फिर आप ओरिजिनल फोर्स को हटा दो, क्योंकि वो तो अब 2 हिस्सों में बट चुका है ना, तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नाउ जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन फॉर नाउ, मैं इसको पूरा ही हटा देता हूँ। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने क्या किया? ओरिजिनल फोर्स को पूरा रिजॉल्व करके हटा ही दिया। फाइन। अब जैसे ये वाले 5 किलो की बॉडी को कितनी ताकत से खींचा जा रहा था, वैसे यहाँ पे इसको 20 से नहीं खींचा जा रहा। यहाँ पे दिस बॉडी इज गेटिंग पुल्ड ओनली विथ हाउ मच? 16 न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? ऑल्दो आप अपने दिमाग में ऐसा सोच सकते हो कि हमने एक्चुअली इस वाले बॉडी को भी खींचा तो 20 से ही था ना, बट द एंगल वॉज 37 डिग्री। तो फिर इन दैट केस हमने क्या किया?
उसको रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस पे जिससे वो पुल हो रहा है वो तो 16 का ही बचा, तो दिस बॉडी इज गेटिंग पुल्ड टू द राइट बाय 20 न्यूटन, बट दिस बॉडी इज गेटिंग पुल्ड टू द राइट ओनली बाय 16 न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके, विद दैट लॉजिक आप ऐसा सोचो, अगर ये 16 न्यूटन के साथ पुल हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है? राइट में, तो फ्रिक्शन विल एक्ट लेफ्ट। डू यू गेट इट? तो ये आया है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। डू यू गेट इट? इफ दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था? 10 न्यूटन। तो वहाँ पर भी कितना आएगा? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं आएगा वो देखते हैं। एफ मैक्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.2। आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, 2/10 इंटू व्हाट? अब आपका नॉर्मल रिएक्शन में ऐसा नहीं सकता n इज इक्वल टू 50, नो, n इज नॉट 50। आपका बॉडी y एक्सिस पर तो ऊपर नीचे मूव नहीं होने वाला ना, तो n अकेला नहीं है जो 50 को बैलेंस कर रहा है। n और 12 ये दोनों मिलकर 50 को बैलेंस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो आप ऐसा समझो ना कि अपवर्ड फोर्सेस आर n + 12 एंड डाउनवर्ड फोर्सेस ओनली 50। आर यू गेटिंग इट? तो उस हिसाब से n कितना आ रहा है? तो इफ n is 38, you will put 38 here. Do you get it? 38 2s are 76 with a 10, तो 7.6 न्यूटन। अब आपका F max सिर्फ 7.6 ही है। Are you getting it? अब थोड़ा सा समझते हैं कि कम कैसे हो गया। जो फ्रिक्शन यहाँ पर 10 था वो यहाँ पर कितना हो गया? लगभग 7.5। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो नॉर्मल था वो पूरा 50 है, तो नॉर्मल वॉज 50, बट यहाँ पर जो नॉर्मल है वो सिर्फ 38 आया। यहाँ पर 38 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल के अकेले की जिम्मेदारी थी इस 50 को बैलेंस करने की, बट यहाँ पर नॉर्मल के साथ साथ आपके अप्लाइड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट भी तो है, और ये दोनों मिलकर 50 न्यूटन को बैलेंस करने वाले हैं। तो जब दोनों मिल के कर रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल पे तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई ना। सो नाउ योर नॉर्मल इज ओनली हाउ मच? 38। डू यू गेट इट? बाकी अगर आप देखो तो बॉडी यहाँ पर भी 5 किलो की है, बॉडी यहाँ पर भी 5 किलो की है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन 0.2, 0.1 है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन 0.2, 0.1 है। मतलब सरफेस वगैरह बदली नहीं है, बॉडी हल्का हुआ है या भारी हुआ है ऐसा कुछ हुआ? बॉडी सेम, मटेरियल सेम, सरफेसेस सेम, बट फिर भी फ्रिक्शन कम हो गया। कारण क्या है? नॉर्मल कम हो गया। और नॉर्मल क्यों कम हो गया? क्योंकि आपने जब एक एंगल पे बॉडी को खींचा तो उस एंगल का एक कंपोनेंट वर्टिकल था, और वो जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो नॉर्मल को हेल्प कर रहा है। इसीलिए अब नॉर्मल को सिर्फ 38 न्यूटन के ही वेट को बैलेंस करना है। डू यू गेट इट? और बिकॉज आपका नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल के साथ तो एफ मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, नॉर्मल कम फ्रिक्शन कम हो गया। डू यू गेट इट? ठीक है, वापस आप ये सोचिए, बॉडी को आगे कितने से खींचा जा रहा है? 16 के साथ, और पीछे फ्रिक्शन कितना है? सिर्फ 7.6। तो क्या लिखोगे? सिंस applied force is less, sorry, applied force 16 is greater than F max. Applied force 16 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 16 is greater than 7.6, no, therefore the body will move. Do you get it? अब अगर आपका बॉडी मूव हो रहा है तो आप पे अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? If yes, what is the acceleration? Are you all getting it? अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फिर चलो वो करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? आपकी ये बॉडी जिसका मास है कितना? 5 किलो, उसको आगे खींचा जा रहा है कितने से? 16 न्यूटन के साथ खींचा जा रहा है ना। पीछे की ओर क्या था आपका? फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन क्या है? एफ के। क्यों? बॉडी मूव हो गया ना, यहाँ पे 16, पीछे की ताकत थी सिर्फ 7.5,
तो बॉडी तो चल पड़ी, और जैसे ही बॉडी चल पड़ी फ्रिक्शन कम हो जाएगा, एफ के विल बिकम व्हाट, टेल मी, म्यू के इंटू एन. हाउ मच इज म्यू के? ओरली करेंगे क्या? म्यू के 0.1 और नॉर्मल कितना है 38. 38 इंटू 0.1 3.8 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लगने वाला है. डू यू गेट इट? अब हम क्या लॉजिक यूज करने वाले हैं? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. गेट इट? बॉडी को आगे कितनी ताकत से खींचा जा रहा है? बॉडी तो एक्सेलरेट करेगी ना इस तरफ. बोलो क्या लिखोगे? 16 माइनस 3.8. अपोजिट डायरेक्शन तो सब्ट्रैक्ट होगा. क्या आएगा? 16 माइनस 3.8 इज इक्वल टू एम ए. एम फॉर मास 5, ए फॉर एक्सेलरेशन जो आपको निकालना है. डू यू गेट इट? 16 में से 4 गए तो 12, 12.2. 12.2 अपॉन 5 is acceleration. Do you understand this? 12.2 upon 5 will give you what? 5 2s are 10, बचा 2, that will make it 20. Yeah, 2.45 meter per second square is acceleration. 2.45 or 2.44? 2.44 meter per second square is equal to acceleration. आ रहा है समझ में? Anyone has any doubt here? Fine. Let's solve one more question. आप लिखते वक्त वैसे ही लिखो फिर. You write this as question number 1, then you write this as question number 2, and then you write this as question number 3. तो पढ़ाई भी उसी रिदम में होगी आपकी. आ रहा है समझ में? चलो अब यहाँ पर आते हैं. 5 kg के बॉडी का एक्चुअल वेट होता है 50, विच इज़ ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. बट हम एंगल वाली चीज़ों को उस तरह से पढ़ते नहीं है. वी ऑलवेज मेक 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेट. बोलो हाँ या ना? मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप याद रखना. म्यू की वैल्यू कितना है? 0.2, 0.1. ठीक है. तो व्हाट इज़ दिस कंपोनेंट? दिस इज़ 50 cos 37. अरे हाँ या ना? एंड व्हाट इज़ दिस? 50 sin 37. What is this? 30 न्यूटन. Do you get it? तो इस तरफ 40, इस तरफ 30. ऊपर की ओर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके. आप आपकी बॉडी को किस तरफ खींच रहे हो? मतलब किस तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है? कहाँ पर? अप्लाइड फोर्स किधर है? वेयर इज द अप्लाइड फोर्स? राइट बोलोगे मतलब एट एन एंगल टू द राइट. उस तरफ आपकी बॉडी को खींचा जा रहा है. क्या लगता है आपको बॉडी हिलने की कोशिश भी कर रही है क्या? नहीं. आपका अप्लाइड फोर्स कितना है? आपके वेट का जो कंपोनेंट है वही 30 है. 5 किलो का बॉडी का वेट कितना है? 50. तो ये 50 और पैरेलल टू द सरफेस इज साइन कंपोनेंट. साइन कंपोनेंट इज 3/5. साइन 37 ना. तो ये 5 से 50 कटेगा 10 से. 10 और 3 ये बना 30. अब बॉडी को आप ऊपर कितने से खींच रहे हो? 20 से. बट ग्रेविटी का ही एक कंपोनेंट है 30 का. तो ये वाला जो 20 है, फ्रिक्शन विक्शन तो साइड में रखो, ये ग्रेविटी को ही बैलेंस नहीं कर पा रहा. इज योर बॉडी इवन ट्राइंग टू गो अप? नो. is due to this force body trying to go up? आपका बॉडी ट्राई ही नहीं कर रहा. अब जब बॉडी ऊपर जाने का ट्राई ही नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है फिर? सोचो ज़रा. ऊपर कितना फोर्स है? यहाँ पर कितना फोर्स है? ग्रेविटी कितनी है? तो बॉडी ऊपर की ओर जाएगा या ग्रेविटी की तरफ आएगा? मतलब वेयर इज द बॉडी ट्राइंग टू मूव? इफ द बॉडी इज ट्राइंग टू मूव डाउनवर्ड मतलब फ्रिक्शन आएगा ऊपर. आर यू गेटिंग इट? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? जिस तरफ बॉडी का मोशन होने के चांसेस हैं उससे उल्टा. नीचे 30 है, ऊपर 20 है, तो बॉडी कहाँ जाएगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसको ऊपर खींच रहे हो तो बॉडी ऊपर जाएगा ही जाएगा. यहाँ पर 10,000 किलो का पत्थर है, मैं ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, वो हिलेगा ये ज़रूरी है क्या? नहीं.
यहाँ पे आपने ऊपर खींचा 20 से, बट नीचे ग्रेविटी ही 30 है, तो क्या ये बॉडी ऊपर जाने वाली है? नहीं। लॉजिक क्या कहता है? नीचे 30 है, ऊपर 20 है, तो बॉडी विल गो डाउन। इफ द बॉडी इज गोइंग डाउन, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा? ऊपर होगा। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या? एफ मैक्स, फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन। मैंने यहाँ पर म्यू एस के क्या वैल्यूज़ दिए थे? 0.2 एंड 0.1, तो म्यू एस कितना? 2/10। व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन इज़ 40। कितना हो गया? 8 न्यूटन का क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। किस तरफ? उस तरफ। आर यू गेटिंग इट? अब थोड़ा सा सोचो, फ्रिक्शन के बड़े से बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है? 8 न्यूटन। अब ये आपका 20 और फ्रिक्शन का 8 दोनों मिलाकर भी उस तरफ कितना हो रहा है? 20/80 हो रहा है, बट अभी भी ग्रेविटी कितना है? बॉडी विल गो डाउन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? आपने ऊपर 20 डाला, बट ग्रेविटी तो नीचे 30 की थी, तो बॉडी तो नीचे ही जाने वाली है, इसमें कोई शक वाली बात। अब जब बॉडी नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पर आएगा? उससे उल्टा। अब उस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी अगर मैं निकाल लेता हूँ तो कितनी है? और अगर यहाँ पर आपने मैक्सिमम भी समझा, तो भी ये 20 और ये 8 दोनों मिलकर हो रहे 28। वेयर इज दिस 28? अपवर्ड, बट स्टिल ग्रेविटी इज हाउ मच? तो अभी भी तो 30 जो है वो 28 से बड़ा ही है, तो बॉडी विल स्टिल लाइक एक्सेलरेट डाउनवर्ड। डू यू गेट इट? बॉडी क्या हो रही है? नीचे एक्सेलरेट हो रही है। आर यू गेटिंग इट? स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। इस तरफ का फोर्स क्या है? 30 माइनस उस तरफ का फोर्स क्या है? 20 प्लस एफ के। आप 8 मत लिख दो भाई, 8 तो फ्रिक्शन का स्टैटिक वैल्यू है मैक्सिमम। जैसे ही आपने बोल दिया ना कि बॉडी नीचे एक्सेलरेटेड हो रही है, बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग। इफ बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग, द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी स्टैटिक और काइनेटिक? तो यहाँ पर आएगा एफ के। आर यू गेटिंग इट? इज इक्वल टू एम ए। मास ऑफ द बॉडी इज 5, एक्सेलरेशन ए। आर यू गेटिंग इट? सो ये कितना हो जाएगा? सोचो, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज 10, नो। और ये क्या आएगा? माइनस एफ के। एफ के क्यों ना कैलकुलेट कर लिया जाए अलग से? व्हाट इज एफ के? इक्वल टू म्यू के इंटू एन। व्हाट इज म्यू के? 0.1 माने 1/10, और एन नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 40। ये कटा, कितना आ गया? 4। डू यू गेट इट? तो चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। एफ के की जगह पे 4, 20 प्लस 4 24, 30 माइनस 24, तो 6 इज इक्वल टू 5 है। तो एक्सेलरेशन कितना? 6/5। 6/5 इज व्हाट? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है ये समझ में? पक्का? क्या करोगे आप? ये पूरी चीज़ जो आप अभी देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आराम से लिख देना, ठीक है? नाउ द मोमेंट दिस पार्ट इज डन राइटिंग, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कैन बी चेंज्ड इन अ वे कि ये बनेगा आपका क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 में मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कर लेता हूँ 50 न्यूटन। अब कहानी बदल गई। कैसे? क्योंकि अब मैं बॉडी को ऊपर खींचने जा रहा हूँ कितनी ताकत से? अब मैं जब बॉडी को ऊपर 50 की ताकत से खींच रहा हूँ, आर यू ऑल विथ मी? मेंटली? पक्का? चलो अब देखते हैं क्या बदलाव आ रहे हैं इसके अंदर। ये आपका बॉडी का सरफेस था इस तरफ से, है ना? इस तरफ से आपने अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया? 50। बाकी सब कुछ सेम है, फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम है, बॉडी का मास सेम है, सरफेस का एंगल सेम है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। 5 किलो की बॉडी का एक्चुअल वजन क्या आता? 50, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं उसको रिजॉल्व कर चुका हूँ। अगर मैंने उसको रिजॉल्व किया इस तरफ, ये आया 40। ये सब थोड़ी बदलेगा यार, ये 40 आया, ये 30 आया। अब ग्रेविटी कितने से खींच रही है नीचे? 30 से, और आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? 50 का। तो अब तो बॉडी ऊपर जाएगी। तो अब जब बॉडी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बॉडी ऊपर जाएगी, मैं बोलूँगा कि बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर 50 है, नीचे 30 है।
तो लॉजिक क्या कहता है, 50 की तरफ जाओगे आप, बट जैसे ही बॉडी 50 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, अब फ्रिक्शन आ गया नीचे। अरे हाँ या ना। अब इस फ्रिक्शन की मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं। बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज योर म्यू एस, 2/10। नॉर्मल कितना, 40, कितना आ गया, 8 न्यूटन। इमेजिन करो कि अगर ये फ्रिक्शन मैक्सिमम भी यहाँ पर लग रहा है 8, तब भी नीचे कितना हो रहा है, 30 and 8, 38। इफ इट इज 38, ऊपर कितना है, 50। अभी तो बॉडी मूव करेगा ही। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ द एक्सेलरेशन इज हैपनिंग अपवर्ड। डू यू गेट इट? और अब अगर आपने अप्लाई किया एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, व्हाट इज योर नेट फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, बोलो, ऊपर 50 माइनस नीचे क्या है 30 प्लस एफ के, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लग रहा था ना। मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स कितना होता, 38 होता। 30 का ग्रेविटी और 8 का फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स, दोनों मिलके कितने होते, 38। बट ऊपर तो आपका 50 है ना, तो 38 से तो बड़ा ही है, तो आपकी बॉडी को ऊपर खींचा जाएगा। जैसे ही बॉडी ऊपर एक्सेलरेट होने लगी या ऊपर जैसे ही चलने लगी, तुरंत आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो वो क्या बन चुका है, काइनेटिक। आर यू गेटिंग इट? इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, एम ए। एम फॉर मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज 5, ए फॉर एक्सेलरेशन, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने एफ के कैलकुलेट किया था ना, क्या आया था वो, म्यू के इंटू एन, 0.1 इंटू नॉर्मल इज 40, कितना हो गया, 4 न्यूटन इज एफ के। डू यू गेट इट? तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो, 50 माइनस 30 प्लस 4, 34, 50 माइनस 34, 16 इज इक्वल टू 5 है। एक्सेलरेशन कितना, 5 3s are 15, एक बचा 2, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू गेट इट? दिस बिकम्स योर क्वेश्चन नंबर 4। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पक्का? एवरीवन सोच लो एक बार, अच्छे से देख लो क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू हैव एनी डाउट यू लेट मी नो, बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप चेंजिंग द वैल्यूज एंड द सिचुएशंस। ऑल गुड विथ क्वेश्चन 4? पक्का? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को अब और कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है। लेट मी कीप द सेम एंगल, let me ask you the value of mu s now। चलो, अब ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अब मैं आपको म्यू की वैल्यू ही नहीं दे रहा। इसको हटा देते हैं हम। ओके फाइन, लुक एट दिस। ये आपका सरफेस, ये 37 डिग्री, ये 5 किलो का बॉडी, ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 5। चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ही नहीं पता आपको। आर यू गेटिंग इट? 5 किलो की बॉडी, एक्चुअल वेट होता 50, तो ये हो गया 50 cos 37, ये हो गया 50 sin 37। ऊपर अप्लाइड फोर्स है 50, इस तरफ है नॉर्मल रिएक्शन n। अब आपका सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। फॉर the body to be at rest, what should be the value of mu s? अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला बॉडी कहां पे रहे, रेस्ट पे रहे, तो म्यू एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड दिस? For the body to be at rest, what should be the value of mu s? लॉजिक सोचना है। ये 50 का ये कंपोनेंट आ गया 40, जो नॉर्मल के साथ बैलेंस हो जाएगा। 50 का दूसरा कंपोनेंट आया 30, 30 क्या कर रहा है, बॉडी को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। मेरा अप्लाइड फोर्स कितना है, 50, जो बॉडी को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, आई डोंट वॉन्ट माई बॉडी टू मूव एनीवेयर। मान लो ये वाला सरफेस एकदम स्मूथ होता, ऊपर 50 नीचे 30, तो बॉडी तो ऊपर जाएगी, बट मैं नहीं चाहता बॉडी ऊपर जाए।
इसीलिए हम इस बॉडी को स्मूथ की तरह नहीं पढ़ रहे, हम इस बॉडी को कैसे पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन वाली सरफेस है। अब अगर ऊपर 50 है नीचे 30 है, ये कब पॉसिबल है कि बॉडी रेस्ट पे रहे, ये तब पॉसिबल है जब नीचे एक फ्रिक्शन लगे और फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट frictional force should be how much 20 न्यूटन। अरे यार ऊपर 50 है, उस 50 को 30 का ग्रेविटी तो बैलेंस कर ही रहा है, कितना कम पड़ रहा है। अगर नीचे फ्रिक्शन भी 20 का हो जाए तो नीचे टोटल 20 हो जाएंगे, ऊपर 50 अकेला है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। Are you understanding this? तो for the body to be at rest, frictional force should be 20. Are you getting it? तो आपका क्वेश्चन है, अगर सुनो, अगर आपका पहला क्वेश्चन है for the body to be at rest, what should be the value of frictional force? ये आपका पहला क्वेश्चन है। सो आंसर कितना है, फ्रिक्शन होना चाहिए 20 न्यूटन। Are you getting it? और दूसरा, what should be the value of static friction? बोलो, F max का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। मुझे फ्रिक्शन कितना चाहिए अभी, 20, म्यू एस मुझे नहीं पता, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 40, ये 0 से 0 कटा, 4 जाएगा नीचे, म्यू एस कितना हो गया 0.5। डू यू गेट इट? वैसे कल हमने डिस्कस नहीं किया, कल के लेक्चर में म्यू एस का यूनिट क्या होगा, म्यू एस का यूनिट क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो वो इट्स लाइक अ कांस्टेंट इन द नेम ऑफ कोएफिशिएंट, वो लॉजिक भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे देखो, आपका फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, करेक्ट है। ये है फोर्स, फोर्स मतलब इसका यूनिट, ये नॉर्मल रिएक्शन भी तो एक टाइप का फोर्स ही है। अगर आपको याद है इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, पहला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा पढ़ा था नॉर्मल फोर्स, तीसरा भी पढ़ा था टेंशन फोर्स। तो नॉर्मल भी तो एक प्रकार का फोर्स ही है, इफ इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स इट इज ऑल्सो इन न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ से अगर आप सोचो तो म्यू एस का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ मैक्स के नीचे नॉर्मल, अब इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट भी न्यूटन, कट हो गया। याद रखो म्यू एस या म्यू के दोनों भी, इसे हम कहते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, इसके पीछे यूनिट वूनिट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो? 3, 4, 5 तीनों इसी के ऊपर ओवरलैप हो चुका है, वीडियो देख के ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? पक्का? श्योर? फाइन, जस्ट गो थ्रू दिस वंस। फाइन। अब कई बार ना क्वेश्चन ऐसा आता है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टुडे, लेट्स से ऑन दिस ग्राउंड यू हैव अ बॉडी 10 kg और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मैं एक ही वैल्यू दे रहा हूँ 0.4 न्यूटन, इज ओनली वन वैल्यू आई एम गिविंग यू। एंड मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि चलो अप्लाइड फोर्स है मेरा 20 न्यूटन का, ठीक है। तो आपको बोला है पहला वही सवाल जो ऊपर लिखा था, विल द बॉडी मूव। लेट्स चेक, व्हाट डू यू डू नाउ? पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एफ मैक्स। एफ मैक्स के फॉर्मूला क्या, म्यू एस एन। म्यू एस कितना 4/10, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल 100 ना, ऊपर एन नीचे 10g, करेक्ट। कितना 40 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है, विल द बॉडी मूव? द आंसर इज नो। कारण क्या है उसका, कि मेरा जो अप्लाइड फोर्स है 20 का वो एफ मैक्स के सामने छोटा है, देयरफॉर द बॉडी विल not move. If the body is not moving, उसका मतलब क्या? If the body is not moving, what is the value of acceleration?
जब चल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन किस बात का, 0। लेकिन उस वक्त फ्रिक्शन कितना माना जाएगा? सवाल ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन राइट नाउ? यस, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन। किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। जब आपने 20 अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन भी खुद को 20 ही कर लेगा। हालांकि फ्रिक्शन 40 तक खुद को बढ़ा सकता है, बट वो खुद को 40 तक लेकर जाएगा नहीं। आर यू गेटिंग इट? आपने 20 डाला तो मैं भी 20 बन जाऊंगा और आपका 20 मेरा 20 कटेगा और बॉडी को मैं नहीं हिलने दूंगा। आप 25 करते तो फ्रिक्शन भी खुद को 25 कर लेता, आप 30 करते वो 30 कर लेता, आप 35 करते वो 35 कर लेता, आप 40 करते तो वो 40 कर लेता। बट अगर आप 41 कर लेते तो वो खुद को 41 कर नहीं पाता और आपकी बॉडी हिल जाती, चल पड़ती। डू यू गेट इट? ओके, सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन राइट नाउ इज व्हाट? टेल मी। 20 न्यूटन। डू यू गेट इट? अब सेम क्वेश्चन सब कुछ वापस लेता हूँ। चलो, मैं वापस क्यों लिखूँ, मैं तो यहीं पर ओवरकम कर सकता हूँ ना। आप वीडियो देखते वक्त सही से लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा? 6 कॉपी कर लेना अच्छे से, फिर 7 पे आएंगे। अब अगर यहां पर अप्लाइड फोर्स हो गया मान लो 50, नाउ व्हाट्स हैपनिंग? आपने 50 से खींचा, बाकी सब तो फ्रिक्शन तो सेम ही रहने वाला है। आप क्या लिखते? अप्लाइड फोर्सेस ग्रेटर देन एफ मैक्स, देयरफॉर द बॉडी विल मूव इफ इट इज गोइंग टू मूव। अब आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। टू यूज दैट लॉजिक आप क्या करते हो? आपने ये 10 किलो की बॉडी बना ली, उस तरफ आपने फोर्स कितना अप्लाई किया? 50। पीछे की ओर क्या लगता है? फ्रिक्शन। अब लॉजिकली मुझे पता है कि ये फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि बॉडी आप 50 है, फ्रिक्शन है 40, बॉडी हिल चुका है, हिलते ही फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम। बट कई बार क्वेश्चन में आपको म्यू का एक ही वैल्यू दिया रहता है। अब अगर एक ही वैल्यू दिया है तो मैं क्या करूं? मुझे उसी को लेकर चलना पड़ेगा। तो अब मैं पीछे वाले फ्रिक्शन को 40 ही मानूंगा। आई डोंट हैव अ चॉइस। मुझे एक्चुअली क्या लिखना था? एफ के, जो मैं कैलकुलेट करता म्यू के इंटू एन से। मतलब मुझे म्यू के तो पता ही नहीं है ना। तो जब म्यू के नहीं पता तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, फिर वो अब 40 लेकर ही सॉल्व कर दो। आर यू गेटिंग इट? तो आपने आगे खींचा 50 से, पीछे है 40, बॉडी एक्सेलरेट होगी राइट की तरफ। आप यूज करोगे क्या लॉजिक? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना? 50 माइनस 40 इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 10, एक्सेलरेशन ए 10, एक्सेलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? आ रहा है समझ में? ओके, एक क्वेश्चन ये भी देख लो। दो किलो की बॉडी है, 30 डिग्री एंगल पे, म्यू दिया है 0.5। दैट्स इट, सिर्फ इतना करके छोड़ दिया है और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टुडे। अ बॉडी ऑफ 2 kg is kept on a surface at an inclination of 30 degree with horizontal. Find the value of frictional force. आगे पीछे कुछ नहीं दिया, म्यू की वैल्यू दी है 0.5। आ रहा है ये समझ में? अब if it's a 2 kg body, let me just redraw the diagram. 2 किलो का बॉडी at an angle of 30 degree. What do you do? 2 kg परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, ऊपर बनेगा नॉर्मल। अब इस तरफ तो कुछ अप्लाइड फोर्स वगैरह कुछ नहीं है, बस ये 3 लोग ही आएंगे यहाँ पे। आगे सोचना, 2 kg मतलब 20, तो ये क्या हो गया? 20 cos 30। अरे आया ना, cos 30 √3/2। 2 से 20 कटेगा 10, √3 होता है 1.7, 1.7 और 10, 17 न्यूटन का आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ग्रेविटी का सरफेस के साथ।
अरे यार 20 cos 30 √3/2, 2 से 20 कटेगा 10, √3 1.7 इंटू 10 17। इस तरफ क्या आएगा 20 sin 30 इज हाफ, तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन। अभी तक मैंने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। बॉडी को सरफेस पे दबा कौन रहा है 17 न्यूटन, तो उसको बैलेंस कौन कर लेगा नॉर्मल, वो अलग कहानी है। बॉडी को सरफेस से स्लाइड कौन करवा रहा है 10। अब जैसे ही बॉडी नेचुरली नीचे स्लाइड करने जाएगा पीछे की ओर क्या लगेगा फ्रिक्शन, हाँ या ना। इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी μs into n। What is the value of μs given? 5/10। n for normal, normal कितना है? Are you getting it? ये 17 और ये 5 कितना 85/10, 8.5 न्यूटन, हाँ या ना। अच्छा आपका F max कितना हो गया 8.5 न्यूटन। पीछे लगने वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो पीछे आपका फोर्स लग रहा है 8.5 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है 10 न्यूटन, तो बॉडी डेफिनेटली क्या करेगा नीचे स्लाइड करेगा। अब अगर बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है तो आप क्या निकाल लो एक्सेलरेशन। क्या यूज करोगे लॉजिक, F net इज इक्वल टू ma, बॉडी पे लगने वाला नीचे का फोर्स कितना 10, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 8.5। अब मुझे पता है कि नीचे 10 है ऊपर 8.5, बॉडी नीचे जा रहा है, बॉडी नीचे जा रहा है मतलब चल रहा है मतलब फ्रिक्शन कम होकर काइनेटिक होना चाहिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए मुझे लिखना चाहिए था म्यू के इंटू एन, बट म्यू के की वैल्यू तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, फिर वो 8.5 लेकर ही सॉल्व करेंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी इज हाउ मच 2, एक्सेलरेशन a, 10 में से 8.5 गए 1.5 a, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? इसको कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बन सकता है कि इसको मैं 0.5 की जगह पे 0.8 कर देता अगर, अब क्या होता, ये 2 kg का कंपोनेंट सेम, ये 2 kg का कंपोनेंट सेम, ऊपर नॉर्मल सेम। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करता, μs टाइम्स n, अरे हाँ या ना, तो वो 0.5 के बदले 0.8 हो चुका है, 8/10, 17 8s are 136 और डेसिमल 13.6 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लगभग 13.5, और बॉडी को नीचे कौन लेकर आ रहा है, और फ्रिक्शन कहां पे लगेगा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इस तरफ इतना लग नहीं रहा है, ये जो ब्लू कलर का एरो है वो F max नहीं है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। उस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू है 13.5, नीचे कितना है 10, तो बॉडी को नीचे तो आने नहीं देगा। इज द बॉडी मूविंग? तो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट में मैं क्या लिखूंगा कि फ्रिक्शनल वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 13.6, बॉडी को नीचे कौन लेके जा रहा है 10, तो क्या बॉडी नीचे जा पाएगा नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा कि फोर्स that is sliding the body downwards, मतलब कौन 10 न्यूटन, this is smaller than maximum possible value of friction। बोलो हाँ या ना। therefore the body will not slide down। not slide down का मतलब क्या है, the body will not move। do you get it? यहां से आपका बॉडी चलने वाला नहीं है। अगर बॉडी नहीं चल रही, आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नीचे कितना 10, तो क्या फ्रिक्शन को 13.5 होने की जरूरत है, फ्रिक्शन तो खुद को एडजस्ट करेगा ना। भाई नीचे 10 है तो मैं ऊपर भी 10 ही हो जाऊंगा, 13.5 की क्या जरूरत है, 13.5 होने की क्षमता है उसके पास मैक्सिमम, इफ नीड बी
आई कैन इंक्रीज माई वैल्यू टू 13.6, बट हमेशा तो ज़रूरत नहीं है। नीचे कितना है 10, तो मैं भी 10 हो जाता हूँ। आर यू गेटिंग इट? देयरफॉर इन दिस केस क्या लिखेंगे? द फ्रिक्शनल फोर्स इज हाउ मच? 10 न्यूटन। कहाँ से आया ये? सेल्फ एडजस्टिंग। उसने खुद को क्या किया? एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है ना, बट उसको एडजस्ट करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। वो मैक्सिमम लिमिट इज एफ मैक्स। उसको हमेशा वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली 13.5, बॉडी को नीचे कौन लेकर आ रहा है? सिर्फ ये 10। आर यू गेटिंग इट? तो अगर 10 नीचे लेकर आ रहा है, ऊपर 13.5 है, तो बॉडी नीचे जाने वाला। तो वही तो लिखा है कि वो वाला फोर्स जो बॉडी को स्लाइड डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वैल्यू है 10, और आपके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 13.6। तो डेफिनेटली 10 छोटा है। इफ इट इज स्मॉलर द बॉडी विल नॉट स्लाइड डाउन, मतलब द बॉडी विल नॉट मूव। अगर वो चल ही नहीं रहा तो क्या इधर 10 तो उधर भी 10, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो फिर ये 13.5 क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू है, हमेशा उतना होने की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस हैपेंस टू बी व्हाट? योर क्वेश्चन नंबर 9। आ रहा है समझ में? ओके, वी कैन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जितने टाइप अभी स्ट्राइक हो रहे हैं, वी हैव सॉल्व्ड एवरी टाइप। क्वेश्चन नंबर 10 could be like this कि you have a table, on this table there is a body of 2 kg and here you have a body of 4 kg। अब ये वाला बॉडी तो किसी फ्रिक्शन के साथ कांटेक्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको म्यू की वैल्यू दे देता हूँ 0.2, चलो ए की वैल्यू दे रहा हूँ 0.2, और मेरा आपसे सवाल क्या है? फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। आर यू ऑल विथ मी? फॉलोइंग। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम इसको और आगे लेके जा सकते हैं। अभी ये वाला 2 किलो फ्लैट सरफेस पे, तो उसको मैं एंगल पे भी तो कर सकता हूँ। ये हमने विदाउट फ्रिक्शन में भी ये सब तामझाम किया था, ये वैसे यहाँ पर भी हो सकता है। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट डू यू डू नाउ? ये आपका टेबल, यहाँ पर आपने रखा है 2 किलो का बॉडी, ये लगा हुआ है किसके साथ? 4 किलो के साथ। गेट इट? फोर्सेस बनाते हैं ग्रेविटेशनल। 4 kg 40, ऊपर टेंशन T है ना, 2 kg 20, ऊपर नॉर्मल एन, और इस तरफ टेंशन। ये वाला टेंशन सेम, क्योंकि रस्सी, ठीक है। 2 किलो की ये जो बॉडी है उसका वजन है 20, बट वो रखा है मैंने एक सरफेस पे, तो 20 को तो नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया। अब 2 किलो की बॉडी को आगे कौन खींच रहा है? और वो टेंशन का काम है इस 40 के आसपास अपने आप को रखना। मान लेता हूं कि ये जो 2 किलो का बॉडी है ना, हिल नहीं रहा, अज्यूम करता हूं, ऐसा होगा नहीं। आप मान लो 2 किलो की बॉडी हिल ही नहीं रही। अब अगर 2 किलो की बॉडी नहीं हिली, मतलब 4 किलो की बॉडी भी नहीं हिली। 4 किलो की बॉडी नहीं हिली, उसका मतलब क्या? कि ये जो टेंशन है वो 40 के बराबर है, तो अच्छा खासा वैल्यू है टेंशन का। ये जो टेंशन है, मैं ये नहीं बोलता कि वो 40 है, क्योंकि बॉडी तो हिलने वाली है, बट फिर भी ये टेंशन का बहुत अच्छा वैल्यू। तो अगर इस 2 किलो की बॉडी को आगे खींचा जा रहा है, इट विल हैव टू गो आगे। अगर ये 2 किलो का बॉडी आगे जा रहा है, तो पीछे की ओर क्या लगेगा? डू यू अंडरस्टैंड? पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। आर यू गेटिंग इट? अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स है 100 न्यूटन, तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये कभी आगे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरफ है 100 को बैलेंस करने के लिए टेंशन को भी 100 के आसपास होना पड़ेगा, बट ये टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो पाएगा, तो आपकी बॉडी चलेगी नहीं। बट ये तो तब ना जब फ्रिक्शनल फोर्स 100 होगा। तो हम पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हाट इज स्टेप 1?
फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना 2/10 और नॉर्मल कितना 20 के जितना। ये कितना कटा 4 न्यूटन है आपका पीछे का मैक्सिमम वैल्यू, है ना। एफ मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है 4 न्यूटन। डेफिनेटली 2 kg का बॉडी आगे जाएगा। अब अगर आपके 2 kg का बॉडी आगे जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, मैं एक क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, आई वॉन्ट सम स्पेस। 2 किलो का बॉडी आगे जा रहा है ना, एक्सेलरेशन ए के साथ। 4 किलो की बॉडी नीचे जाएगी, एक्सेलरेशन ए के साथ। आर यू गेटिंग इट? व्हाट equations are we going to write? Tell me. If you look at 4 kg, what equation will you write? क्या लिखोगे? This is you are going to write 40 minus t is 4a. और 2 किलो को देखकर क्या लिखोगे? t minus 4. आर यू गेटिंग इट? अब एक्चुअली क्या होना चाहिए था पता है कि 2 किलो की बॉडी आगे जा रही है, आगे जा रही है मतलब चल पड़ी तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली मुझे काइनेटिक लिखना चाहिए, बट काइनेटिक के लिए कोएफिशिएंट की दूसरी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, नहीं पता, तो फिर यही लेके आगे बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो 40 के लिए नीचे 40 ऊपर t, और 2 किलो के लिए इस तरफ t इस तरफ 4, तो t minus 4 इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। बने 2 इक्वेशन, तो ये माइनस ई से प्लस टी काटा, 40 minus 4 36 इज 6a। गुड नंबर्स, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं एक पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ए को इधर 6 डाला तो 6 और 2 12 प्लस 4, तो टेंशन इज इक्वल टू 16 न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? इसी क्वेश्चन को बिना फ्रिक्शन के अगर सॉल्व किया होता तो, बिना फ्रिक्शन के, बिना फ्रिक्शन के सॉल्व करते तो इक्वेशन क्या बनता? यहाँ पे देखो ना, यहीं पे मैं छेड़छाड़ कर लेता हूँ डायग्राम में। तो 4 kg नीचे क्या होता 40, ऊपर क्या होता, इधर नीचे आता 20, बट वो 20 तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाता, इधर आगे क्या आता t, है ना। डेफिनेटली ये नीचे एक्सेलरेट होगा a से, ये आगे एक्सेलरेट होगा a से। 4 किलो को देखकर क्या लिखते? 40 माइनस t इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, और 2 किलो को देख के क्या लिखते? t माइनस नथिंग, तो t माइनस 0 इज 2a, इक्वेशन 2। आर यू गेटिंग इट? ऐड करते माइनस t से प्लस t कटता है, ये कितना 40, 4 और 2 6a। एक्सेलरेशन कितना 40/6, 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिना एक्सेलरेशन, बिना फ्रिक्शन के, दिस इज द सेम क्वेश्चन विदाउट फ्रिक्शन। आर यू गेटिंग इट? सेम क्वेश्चन को बिना फ्रिक्शन से सॉल्व करता तो एक्सेलरेशन 6.6 आता, मतलब तेज एक्सेलरेट हो रहा है, बट फ्रिक्शन के प्रेजेंस में एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो गया है। तो फ्रिक्शन का तो काम ही होता है ना चलती हुई चीज़ों को अपोज करना, तो अगर बिना फ्रिक्शन के सॉल्व करते एक्सेलरेशन 6.6 आता, तेजी से एक्सेलरेट हो रहा था, अब उसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो गया। आर यू गेटिंग इट? और टेंशन कितना आता अगर यहाँ पे डाला होता? तो टेंशन कितना आता 2a, तो 2 टाइम्स 16.6 13.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ रहा है 16। फ्रिक्शन है ना, तो बॉडी स्लो हो गई और रस्सी और ज्यादा टाइट हो गई है। 16 13.2, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस का मतलब क्या? बॉडी चलेगी भी तेज और रस्सी टाइट होगी बट कम। और यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रिक्शन के मतलब प्रेजेंस में बॉडी एक्सेलरेट कम होगी, मतलब उसके तुलना में स्लो चलेगी, और रस्सी उसके तुलना में और ज्यादा टाइट हो जाएगी। ये है फ्रिक्शन का रोल हमारे चैप्टर में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? अब एक अच्छे खासे बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रिक्शन में, दैट वी हैव सॉल्व्ड। In the next lecture when we meet, we will learn something called as angle of friction, angle of repose, positive acceleration, negative acceleration वाले क्वेश्चन। किस प्रकार के क्वेश्चन? कि एक चलती हुई बॉडी, आई मीन एक बॉडी को मैंने फेंका, ठीक है, रोड पे ऐसे आगे जा रही है फ्रिक्शन के साथ, तो कितनी दूर जाके रुकेगी, कितने टाइम के बाद रुकेगी,
आर यू गेटिंग इट? उसी बॉडी को एक एंगल पे रखा और यहाँ से पकड़ के ऐसा ऊपर फेंका, कितनी दूर जाके रुकेगी, कितने टाइम के बाद रुकेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। एंड इन द थर्ड लेक्चर हमारा फ्री बॉडी डायग्राम विथ फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो विदाउट फ्रिक्शन हमने 11 केसेस किए हैं, एक केस बचा है वो मैं करा दूंगा। और विथ फ्रिक्शन कल एक आध दो क्वेश्चन किए थे फर्स्ट लेक्चर में, आज कितने हुए? ये 10, इसको मत गिनो। तो आज 10 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी विल सॉल्व लाइक अराउंड 8 to 10 मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आ रहा है आपको चैप्टर समझ में? पक्का? वॉच द वीडियो, टेक द नोट्स नाइसली, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर आगे का पार्ट। ठीक है, चलो गुड बाय।